Good morning, dear students. Our today's topic is types of disorder and disability etiquettes, on which types of disorder we can study our fifth disorder, SPD, which means sensory processing disorder. SPD is a condition in which the brain has difficulty in receiving and responding to information that comes through the senses. SPD एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं मैसेज को रिसीव करने के बाद उनकी जो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंचा पाते हैं. In fact, it refers to the way nervous system receives messages from the senses and then turns them into proper motor and behavioral response. क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को जो है सेंसेस के थ्रू मैसेज नहीं रिसीव हो पाता है जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं और वो उस बॉडी पार्ट को मैसेज नहीं पहुंचा पाता है जिसको वो रिएक्ट करना है. SPD may affect a sense such as touch, taste, or movement. It may also affect multiple senses. In this disorder, the person may scream when touched, or may vomit or drive under the table after hearing the sound of a leaf blower outside the window. In some cases, the person with SPD may remain unresponsive anything around him. Even he may fail to give any response to extreme heat or cold or pain. SPD में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमारे सेंसेस को ये भी नहीं पता चलता है कि हमने क्या टच किया है, क्या टेस्ट किया है और हम क्या मूवमेंट कर रहे हैं. ये समस्याएं जो हैं ज़्यादातर बच्चों में देखने में मिलती है लेकिन ये अडल्ट्स में भी हो सकती हैं. इसके जो करेक्ट कॉजेज़ हैं और जो ये कारण हैं वो अभी तक नहीं पता चल पाए हैं जिसके कारण इस बीमारी को जल्दी से करेक्ट नहीं किया जा सकता है. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे सेंसेस इतने काम करना बंद कर देते हैं जिसमें कि हमें ये भी नहीं पता चलता है कि हमने जिसको टच किया है वो गर्म है, ठंडा है या फिर हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है. तो सिंपली ये डिसऑर्डर जो है हमारे सेंसेस के ऊपर काम करता है. अगर हमारे सेंसेस प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है. नाउ सी द कॉजेज ऑफ SPD. नंबर 1, जेनेटिक कॉज. रिसर्च स्टडीज इंडिकेट द born to adults who have autism spectrum disorder may be at the higher risk of developing SPD. रिसर्च स्टडीज़ ने ये इंडिकेट किया है कि जो इंडिविजुअल SPD से पहले से ही ग्रसित हैं उनके पेरेंट्स में अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जैसी डिसऑर्डर है जिसमें कि वो सोशल इंटरेक्शन और किसी के साथ अपने कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाते हैं तो उनके चिल्ड्रंस में भी ये रिस्क रहता है कि उनको SPD के डिसऑर्डर हो सकता है. नाउ सी द सेकंड, लो बर्थ वेट. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द कॉज ऑफ SPD. लो बर्थ वेट भी एक SPD का कॉज है क्योंकि अगर न्यू बॉर्न बेबी में अगर नॉर्मल वेट से बहुत ही ज़्यादा वेट कम होगा तो वो उसके जो हैं सेंसेस और सेल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे जिससे कि उसके अंदर SPD कॉज हो सकता है. नाउ सी द थर्ड, एनवायरनमेंट फैक्टर्स. Usually children who are adopted experience SPD due to some restrictions in their early life or poor parental cause. SPD जो है चिल्ड्रंस में डेवलप होता है और उनकी लाइफ में अगर पहले से ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और उनको बहुत ज़्यादा घूमने नहीं दिया जाता है तो लोगों के से मिलने नहीं दिया जाता है तो उनके अंदर SPD की
कॉज डेवलप हो सकती है। उनके आसपास का एरिया जो है वो सोशल इंटरेक्शन नहीं है, लोगों के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो उनके सेंसेस ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, जिससे कि उनको एसपीडी कॉज हो सकता है। नाउ सी द फोर्थ, फिजिकल कॉज। Research studies indicate that individuals with SPD have abnormal brain activity when exposed to certain stimuli. Individuals with SPD have difference in brain structure which provide a biological basis for the onset of disorder. एसपीडी एक नर्वस सिस्टम और ब्रेन से रिलेटेड काम करने वाले सेंसेस का डिसऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो हम जो है बायोलॉजिकल या फिर समझिए फिजिकली कोई भी वर्क करने में असमर्थ होंगे, जिससे कि एसपीडी का डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। नाउ सी द डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स को हिंदी में कहते हैं विकलांगता शिष्टाचार, यानी कि जब भी हम किसी विकलांग पर्सन से मिलें तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी। देयर आर सम जर्नल एटिक्वेट्स एज फॉलोज। नंबर 1, इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इट इज़ अप्रोप्रिएट टू शेक हैंड्स। जब भी हम किसी विकलांग पर्सन से मिलें तो हमें सबसे पहले उससे हाथ बढ़ा करके हाथ मिलाना चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि वो हाथ बढ़ाएगा। आप जब भी विकलांग पर्सन से मिलें तो सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाएं, और अगर उसका राइट हैंड डैमेज है तो लेफ़्ट हैंड आगे बढ़ा करके हाथ मिलाएं, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दें। व्हेन यू मीट अ पर्सन with the visual impairments, always identify yourself and others who may with you। जब किसी आप ब्लाइंड पर्सन से या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट वाले डिसेबल्ड पर्सन से मिलते हैं तो उसको मिलते ही सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पूरा दें, जिससे कि वो पहचान सके कि आप कौन हैं, और उसके बाद अगर आपके साथ कोई है तो उसका भी इंट्रो उससे करवाएं। Now see the third, leaning and hanging on person's wheelchair should always be avoided because such act is generally considered annoying. In fact, the chair is the part of the person's body. जब भी आप डिसेबल्ड पर्सन से मिलें और वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है तो उसकी व्हील चेयर पे लटकने नहीं और उसको ऐसे गेम की तरह से यूज़ ना करें, क्योंकि वो भी डिसेबल्ड पर्सन का एक बॉडी पार्ट की तरह ही काम करता है, इसलिए ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसको जो है अच्छा ना लगे। नाउ सी द फोर्थ वन, ऑलवेज लिसन केयरफुली एज वेल एज अटेंटिवली व्हेन यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद पर्सन हु हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। Have patience and wait for the person to finish rather than correcting or speaking for that person. Generally ask questions that require short answer. जब भी आप किसी ऐसे डिसेबल्ड पर्सन से मिलें जो कि बोलने में असमर्थ है या फिर वो अटक अटक के या हिचक उसके बोलने में जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, तो जब भी आप उससे मिलें तो उससे कन्वर्सेशन करते वक्त आप उसको बीच में ना टोकें जब वो अपनी बात कह रहा हो। आप पेशेंस रखें, जब वो अपनी बात को पूरी तरीके से फिनिश कर ले उसके बाद आप अपनी बात को स्टार्ट करिए। और जब भी आप ऐसे पर्सन से मिलें तो कोशिश करिए कि उससे वो क्वेश्चंस पूछिए जो बहुत ही ईजीली वो आंसर कर सके या फिर उसके आंसर बहुत छोटे हों। उससे ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अटके और नर्वस हो, तो उसको अच्छा फील ना हो। नाउ सी द फिफ्थ वन, ऑलवेज अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस टू एन इंडिविजुअल हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड।
आप जब भी डिसेबल्ड पर्सन से मिलें तो उससे ऐसे क्वेश्चन ना करें कि वो उसकी जो डिसेबिलिटी है उसका क्या कारण है, उससे पर्सनल क्वेश्चंस ऐसे ना करें जिससे कि उसके डिसेबल्ड होने पे उसे जो है अच्छा ना लगे। नाउ सी द सिक्स्थ, ऑलवेज गिव एडिशनल टाइम टू अ पर्सन विद एनी डिसेबिलिटी टू डू और से समथिंग। जब भी आप डिसेबल्ड पर्सन से मिलें, चाहे वो कोई भी हो, ब्लाइंड हो या फिर बोलने में दिक्कत हो या फिर चलने में या फिर किसी चीज़ को करने में, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दें जिससे कि वो अपने व्यूज़ या फिर अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करके दिखा सके। Now see the seventh one, always have conversation at normal tone of voice, don't talk in high pitch to such individuals। आप जब भी डिसेबल्ड पर्सन से मिलें तो उसके साथ नॉर्मल टोन में ही ईजी वे में बात करें, उसको ऐसा फील ना कराएं कि आप इरिटेट हो रहे हैं और उसके साथ हाई पिच में आप उसके साथ बात ना करें। Now see the eighth one, when talking with a person who is on wheelchair or a person who uses crutches, keep yourself at high level in front of the person to facilitate the talk। जब भी आप ऐसे पर्सन से मिलें जो व्हीलचेयर पे बैठा है या क्रचेस के थ्रू वॉक करता है, तो आप उसके सामने झुककर बात ना करें, एकदम स्ट्रेट खड़े रहें जैसे भी आप नॉर्मल में खड़े रहते हैं और उसके साथ बात करें। उसके साथ झुक कर के उसको ये फील ना कराएं कि वो खड़ा नहीं हो सकता या फिर चल नहीं सकता है, उसके साथ एकदम आप जो नॉर्मल वे में ही स्टैंडिंग वे में बात करें। नंबर 9, डोंट प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन डूइंग सो। आप जब भी डिसेबल्ड पर्सन के सामने जाएं, आपको भले ही कोई प्रॉब्लम हो रही हो उसके साथ बात करने में या उसके साथ काम करने में, तो उसको प्रिटेंड ना कराएं, उसको ये पता ना चलने दें कि आपको इसके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि उसे अपने डिसेबल्ड होने पर बुरा लगे। नाउ सी द 10th वन एंड लास्ट, टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ डेफ or having hearing impairment, the person on the shoulder or wave your hand, you should look directly at the person and speak clearly। जब भी आप ऐसे डिसेबल्ड पर्सन से मिलें जो कि सुन नहीं सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी वो अपने शोल्डर से इशारा करे या अपने हाथ को हिलाए, तो आप ये समझ लीजिए कि वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, और तो आप जो है तुरंत उसकी तरफ मुड़िए और आप या फिर उसकी तरफ देखिए और उसकी बात को सुनिए। और जब तक कि आप उसकी बात को ना समझ पाएँ, आप बिल्कुल ही रिएक्ट ना करिए, प्रॉपरली वे में उसको केयरफुली जो है उसके जो लुक हैं उसको समझने की कोशिश करिए। और जब आप अपना आंसर दें तो जल्दी जल्दी ना बोलें, आराम से बोलें जिससे कि वो आपके लिप्स को रीड कर सके और आपकी बात को समझ सके। ओके, ये है डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स यानी कि विकलांगता शिष्टाचार। इसका एक एग्जांपल और भी होता है कि हमने नॉर्मल लाइफ में देखा है कि कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको बोलने में जो है दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो जैसे ही है जो बोलने में हिचकता है या फिर बोलने में कहीं अटकता है, तो उसको हम जो है फ़नी वे में रिएक्ट करने लगते हैं और उससे ऐसे वर्ड्स बुलवाने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं बोल सकता है। तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं होती है, क्योंकि वो डिसेबल्ड पर्सन है और उसको फील होता है कि वो नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं बोल पा रहा है और रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।